हेलो साथियों, कल के क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस पेपर को कंप्लीट एनालिसिस करके ये जाना कि कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है और किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम लोगों को पता चला कि जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है जिससे लगभग 20 क्वेश्चंस पूछा गया था इस बार के एग्जाम में। इसीलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आया हूं। यह है जनरल स्टडीज, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यही आपका इस बार कट ऑफ हाई जाने के कारण आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट ये भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग जनरल स्टडीज में आज साइंस को कवर करेंगे। इसी तरह से जनरल स्टडीज में आप लोगों को जितने भी सिलेबस में टॉपिक है, चैप्टर्स हैं, सभी के लिए आपको हर दिन क्लास मिलेगा। यानी आप लोगों के लिए शिक्षा शास्त्र से क्लास डेली चल ही रहा है और अब आज से डेली सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का क्लास भी आप लोगों को डेली मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। ये एमसीक्यूज भी होगा इसमें और कॉन्सेप्ट भी होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये क्लास आप लोगों को इस याद कराने के लिए है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं बहुत कुछ, लेकिन मेरा यूनिक स्टाइल आपको याद करा देगा, इसीलिए फिर आपको नोट भी नहीं करना होगा। इसीलिए एक छोटा सा डायरी बनाना है, जो कुछ आपको लगे कि हम ये नहीं जान पा रहे थे या फिर ये अच्छा है जिसको नोट कर लेना चाहिए, ये नोटेबल वर्ड या पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर से इसको देख लीजिएगा, मूवी समझ के इसको बार बार देख लेना है इंटरेस्ट जगा के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए पहला जो हमारे पास स्टार के रूप में आया है, ये कॉन्सेप्ट हमारा वन लाइनर के फॉर्मेट में ही होगा। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। देखिए मैं डायरेक्ट उस तरह के कंटेंट को लेकर आ रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें, हम बेसिक से शुरू से पूरा रामायण को उत्तरकांड तक खत्म करके, बस मुझे यह है कि टू द पॉइंट आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर कराते चलेंगे, उसी से आपका बेहतर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्रता से रिएक्शन करता है। एग्जाम में ये भी नेचर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है। तो ये भी आपसे नेचर में पूछ लिया गया है प्रीवियस पेपर में, इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ स्लो रिएक्शन करता है, विगोरसली रिएक्शन करता है, हिंदी में उसको बोलेंगे तीव्रता से करता है या फिर मंद गति से करता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो तीव्रता से प्रतिक्रिया करके क्या करता है, बुझा हुआ चूना बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, है ना। CaO जब आप इसमें पानी डालेंगे, यानी ये है हमारा चूना, और जब चूना को आप लाएंगे, चूना खरीद के लाएंगे तो वो पत्थर जैसा ही रहता है। चूना आप कहेंगे कि नहीं खैनी जैसा गीला रहता है, तो आप शुरुआती में जो चूना लाए ना वो पत्थर था, फिर आप उसमें क्या किए, पानी मिलाए। जैसे ही पानी मिलाए तो वो बन गया हमारा CaOH का होल 2, यानी ये एक्वस है। ध्यान रखना है, चूना लाए पानी में डाल दिए, पानी गर्म करना कोई जरूरी नहीं था, पानी डाल दीजिए। आप देखते हैं एकदम आग के जैसा एकदम खौलने लगता है पूरा। इसका मतलब यही हुआ तीव्रता से वो रिएक्ट करता है और क्या होता है, उससे उष्मा निकलता है, गर्म हो जाता है कि नहीं। पूरा हाथ दीजिए ना, एकदम आलू जैसा भभा जाएगा आपका हाथ, तो गर्म होता है पूरा। यानी ये आप ये जानिए कि ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो प्रैक्टिकली जब समझेंगे कि चूना लाइए, उसको पानी में डालिए तो गर्म हो जाएगा, जिससे गर्म निकले, यानी सीधा सीधे गप कीजिए, जिससे उष्मा निकले, हीट निकल जाए, है ना, वो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषी नहीं, शोषी मतलब हो गया उसको मुरझा जाना, गर्म ठंडा पड़ जाना। और उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सोथर्मिक। ये बाइलिंगुअल क्लास रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और ये हो गया गर्म, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये बातें आपको याद रखें, जहां भी पानी रहेगा ना वहां आपको याद रखना है हाइड्रो, याद रखना है, जहां पानी रहेगा वो हाइड्रो कहलाएगा। आपको ये सब ध्यान रखना है। तब यहाँ देखिए क्या है,
चूने को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह अधिक ऊर्जा निकालती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त रिएक्शन को इस तरह से हम लोग और देख सकते हैं कि दूसरे स्टेप में क्या होता है। अब ये चूना बन गया, अब हम लोग पॉलिश कर देते हैं ना, चूना में पोताई करते हैं, अगर खैनी छोड़ दीजिए, है ना, पोताई करने के लिए हम लोग चूना का यूज करते हैं, खैनी के लिए तो यूज करना ही नहीं चाहिए, सही बात है ना। तो पुताई के लिए, तो जब आपको ये मिल गया ना, ये घोरा हुआ मिल गया पानी वाला, अब इसको आप पेंट कर दिए, पुताई कर दिए, तो पुताई करने के बाद वो ना हवा उसमें नहीं लगा, आप कहते ना कि छोड़ दो ना, हवा लगने के बाद वो सूख जाएगा, हवा नहीं लगा उसमें, हवा में CO2 की जो मात्रा थी ना, CO2 की मात्रा है, सिर्फ उसी को उन्होंने यूज किया है, उसको बदनाम नहीं करना है कि वो हवा लगा या ऑक्सीजन लग गया। आप फूकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप जब फूकते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, क्यों? क्योंकि फूकने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, CO2 निकला था, इसीलिए वो जल्दी से सूख भी जाता है, नहीं तो समझ में आ गया होगा। तो CO2 से रिएक्शन करता है, O2 से नहीं, हवा से नहीं, एयर से नहीं, ना ना। तो ये CO2 से जब रिएक्शन किया तो ये क्या हो गया, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और ये ठोस होता है, और हवा, ये H2O जल नहीं बना, ये जलवाष्प बनकर हवा में चला गया। तो समझ में आ गया, यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का बुदबुदा ये दिखाता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप के रूप में आपको चूने के पानी के साथ घोल का रंग क्या हो गया, आप सभी जानते हैं कि दूधिया कलर का हो गया। क्या हो गया? दूधिया कलर का हो गया। और ये बुदबुदाहट क्या प्रदर्शित करता है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी प्रदर्शित करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात ये भी रखना है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आया, यही अवक्षेप के रूप में, रेसिड्यू के रूप में आपको प्राप्त हुआ, अवक्षेप के रूप में आपको प्राप्त हो गया। तो बोलिए, ये आपको कॉन्सेप्ट पूरा जितना बात हम आपको समझाए ना, वो सारा आपको समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था, अभी ध्यान में आ जाएगा आपको। देखिए, गैस, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? देखिए, जब यही नहीं, हवा से भी रिएक्ट किया है ना, और जब पानी में डाले तो वहां भी क्या हुआ, बुदबुदाहट के रूप में जो आया ना, वो उससे निकल रहा था क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी के कारण क्या हुआ? चूने का रंग दूधिया हो गया। तो कौन सा है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इधर नहीं करना है। बोलिए, आपको क्लास कैसा लग रहा है? अगर आप कमेंट करके मेरा थोड़ा सा प्रशंसा कर देंगे, राठौर सर का तो करवे करते हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत कर दीजिए, नहीं गरीब आदमी समझ के ही कर दीजिए एहसान हम पे। तो चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उसके साथ गैस के चूने के पानी को क्या कर दिया? दूधिया कर दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट में बदलना, जो दूधिया रंग का ये भी होता है, याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट जो पुताई करने के बाद सूख गया था, है ना, वो भी सफेद होता है, यानी दूधिया कलर का होता है ना। ये रिएक्शन है, CO2 के साथ ये रिएक्ट किया तो ये बनाया जो दूधिया कलर का होता है। एकदम एक एक बात हम बार बार अच्छे से समझाएंगे आपको। इसका मतलब हुआ कि आपके प्रीवियस पेपर में एक टॉपिक बन के आया। कौन सा टॉपिक हुआ? वो हुआ हमारा कि कलर, नेचर, रिएक्शन, ये सब पूछ लिया जाता है, ना ही कुछ रिएक्शन देता है। इस तरह से आधा अधूरा क्वेश्चंस पूछ लेता है, जानते हुए भी हम लोग मिस्टेक करके आ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ कुछ रिएक्शन ना है ना कुछ भी है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? पूरा प्रैक्टिकली पूछ दिया, इसीलिए हम आपको इस तरह से समझा रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता दीजिएगा। तो चलिए, हम उसी तरह से अब आपको ना क्या कहेंगे, डिक्टो नोट करते चलिए, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए देखिए, कॉपर क्लोराइड, अब दूसरा उसी तरह से, अब उतना समझाना ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे क्लास अरेंज करना है। कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2, जिसका फॉर्मूला याद आपको नहीं है वो एक बार ध्यान दीजिएगा। CuCl2 का हरा रंग फीका पड़ जाता है और विलयन जो है वो रंगहीन हो जाता है। इस रिएक्शन के बारे में यहाँ कहा गया है। देखिए, कॉपर क्लोराइड, यहाँ देखिए CuCl2 हमारे पास कॉपर क्लोराइड है। जब ये लेड से, PB से यानी सीसा से रिएक्ट किया, है ना, ध्यान दीजिएगा,
तो ये पीबी से ये क्या किया, इसको हटा दिया, यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया और ये PbCl2 बना दिया। और उसके साथ ये Cu क्या हुआ, ये देखिए यहां से हटा दिया, ये हट गया। जैसे ही कोई चीज हट के दूसरा ऐसे आके बैठ जाएगा तो वो विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिंदी में विस्थापन कहलाएगा और इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये देखिए ये पीबी यहाँ पे आके चिपक गया है, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे PbCl2 बना और Cu यहाँ पे आ गया। इस स्थिति में ये जो कॉपर क्लोराइड है हमारा, इसका रंग आप याद रख लीजिए, हरा रंग था और ये विलयन जो हो गया वह रंगहीन हो गया या फिर वो फीका हो गया, यानी ये जो है हमारा रंगहीन हो जाता है विलयन, आपको ये याद रखना है। शीशे की पट्टी पर तांबे की धातु की लाल भूरी परत जम जाती है। इस स्थिति में आपको याद रखना है, शीशे की पट्टी पर क्या होता है, तो तांबे धातु का क्या होता है, लाल कलर, आपको याद रखना है कि लाल भूरी कलर का परत जम जाता है, एकदम याद कर लीजिए। सीसा तांबे की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब ये बात आपको एक बार हम समझा देना चाहते हैं, सीसा जो है तांबे की तुलना में अधिक रिएक्टिव होते हैं, तांबा अधिक रिएक्टिव होता है, यानी तांबा जो है वह अधिक रिएक्टिव होता है, शीशा जो है वह नीचे होगा। ये क्या है ना, ये अधिक है, इसलिए तांबे को उसके विलयन से विस्थापित करने में की सक्षम था। देखिए यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे शीशा है ना। अब देखिए तांबा और शीशा यहाँ पे है और ये क्या हुआ कि इसको विस्थापित कर लिया, ये आप समझिए इस तरह से। यहाँ देखिए ये है हमारा प्रतिक्रिया का सीरीज, पिछले बार भी हम बताए थे आप लोगों को। ये है हमारा, इसको सीरियली आप याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का है, छोटा है लेकिन इससे और बड़ा भी आपके पास होगा, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, आपको वो वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है। के ना का मग, याद रखना, के ना का मग, मग समझ में, बोलिए के ना का मग। अब मग किस चीज का था, मग है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का। और क्या है आपके घर में, पहले एल्युमिनियम सस्ता है ना, उसके बाद एक तो पूजा करने के लिए भी लोटकी है, सपोज कर लीजिए, है ना, पूजा के लिए लोटकी है जिंक, कोई दिक्कत है, चलिए। उसके बाद एक तो लोहा का भी है ना, बाहर में फेंका हुआ आपका लोहा का भी है, और टीन का भी मग आपके पास है, और पुतहू लेकर आई है शीशा का, लेड का। कहानी याद हुआ, के न का मग, क्या बोलिए, के न का मग। मग किसका किसका था, कहानी पता है आपको, आप पता चला किसका, एल्युमिनियम का पहले था। एक तो पूजा करने के लिए लोटकी, 2 नंबर पे था आपको जिंक का, और तीसरे नंबर पे किसका था, लोहा का फेंका हुआ उधर, और उसके बाद टीनों का भी था, भिखारी को देने के लिए रखे हैं ना। और उसके बाद क्या है, एक तो पुतहू लेकर आई है शीशा का। कहानी याद रखिएगा तो लाइन से याद रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला जो है ना, ये नीचे वाले को विस्थापित करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला यानी बॉस है, इसको लात मार के हटा देगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को अगर अभी आप पकड़ लिए तो इसका मतलब आपका कल्याण मस्तु हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये पीबी है, पीबी कहाँ है, यहाँ पे देखिए तो ये पीबी है, ये पीबी है ना, यहाँ ध्यान दीजिए, पीबी वो नीचे वाले को हटा सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो यस, पीबी जो है ना, इस सीयू, देखिए इसके नीचे है ना सीयू, तो ये सीयू को क्या कर सकता है, हटा सकता है। इसीलिए ये सीयू को यहाँ पे क्या किया, हटा के अपना बैठ गया। देखिए पीबी आ गया ना, पहले यहाँ सीयू था, देखिए Cl2 के पहले क्या था, यहाँ सीयू था। अब यहाँ क्या हो गया, देखिए यहाँ सीयू नहीं है, बेचारा लात मार के इसको भगा दिया और यहाँ पे बैठ गया। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टिविटी सीरीज से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं प्रीवियस पेपर ज्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्लास को कंटिन्यू करना है ना। प्रीवियस ईयर एग्जाम के पहले हम करा देंगे एक बार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो कहानी आपको याद हो गया होगा कि केना का मग, और मग के बाद मग किस चीज का है, बोलिए, सबसे पहले एल्युमिनियम का, एक तो पूजा करने के लिए जिंक का भी है, और किसका है बोलिए, और है आपके पास लोहा का। किसका है, लोहा का, है ना, मग है। और उसके बाद टीना का भी है, ढनढनिया वाला, है ना, समझ में आ रहा है ना, दान करने के लिए। और एक तो पुतहू लेकर आई है, किसका, शीशा का। ये जब शीशा का हो गया, तब ये शीशा का जब मग लेकर आई ना पुतहू, तो घर में क्यों क्यों होने लगा, क्यों शीशा का लेकर आई, सोना का काहे नहीं लेके आई रे। तो क्या हो गया, फिर मग को लेकर इतना इतना मग हो गया, तो
कू कू होने लगा, क्यों कछवा कछ होने लगा, है ना। फिर कहता हेजी, क्या है, हेजी, एच जी मतलब हेजी, हेजी, है ना। फिर कहता एजी, पहले क्या हेजी, नहीं सुना तो एजी, है ना। और उसके बाद ए यू, यू मतलब क्या हुआ, अंतिम में समझ में आ ही गया, अंतिम में गोल्डन हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको कहानी याद हो गया, मजे 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 मजे। आप कमेंट नहीं कीजिएगा ना तो फिर इतना अच्छा ना पढ़ाएंगे आपको, ठीक। तो चलिए, सीसा तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, अब ये समझ में आ जाएगा ना, अब सेंटेंस समझ में आएगा, है ना। तांबे को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। अब आपको एकदम मजे मजे समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं, आप बताइएगा। तो देखिए एकदम मजेदार कंटेंट, मत पूछिए, स्मार्ट भी लग रहे हैं हम। अब देखिए आपके लिए यहाँ लाए हैं, क्या लाए हैं ये बता सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, बुंदिया है, लेकिन ये बुंदिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड, जी हाँ ये लेड नाइट्रेट, रट्टा मारिए, लेड नाइट्रेट, याद रखिए लेड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड के साथ मिला दीजिएगा। देखिए ये है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला, याद रखिएगा। आप लोगों को ऐसे याद भी होगा, आप लोग ना तेज बच्चा है, ठीक। तो ये हो गया PbNO3 प्लस क्या हो गया, पोटेशियम आयोडीन, आयोडीन मतलब के, पोटेशियम और आयोडीन आई, हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से क्या किया, रिएक्शन किया, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए हुआ यहाँ क्या हुआ, PbI2 हो गया, क्या हो गया बोलिए, PbI2 हो गया। क्या हुआ, ये के जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, के जो है ना, यहाँ देखिए के जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, तो ये क्या होगा, नीचे वाले को लात मारेगा, तो नीचे में देखिए सब कुछ सबसे ऊपर में तो वही है, तो ये क्या करेगा, ये के जो है ना इस पीबी को हटा देगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का है, और ये वाला यहाँ आके बैठ जाएगा, यानी KNO3 हो जाएगा। देखिए KNO3 आई हो गया ना। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, है ना। और लेड आयोडाइड जो है हमारा, ये लेड आयोडाइड, ये पीला कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये इमेज भी ना अवक्षेप यानी पीला कलर का ही इमेज है, आपको ये याद हो गया होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, एकदम अच्छे से। रिएक्शन का आज सीरीज क्लास है, इसमें MCQs भी लेकर आए हैं प्रीवियस पेपर का, ठीक है। तो बाद में जब पोटेशियम क्लोराइड के घोल को, ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl के घोल को सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 में जब क्या जाता है, साथ मिलाया जाता है, तो ओ घुलनशील, रट्टा मारिए, ओ घुलनशील सफेद, ध्यान रखना है, सिल्वर ऐसे भी सफेद होता है, तो ये याद हो जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड बनता है किस कलर का, तो कलर में है सफेद, इसीलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड किए। कोई दिक्कत है, देखिए जिंक कॉपर सल्फेट में, ध्यान रखना है, जिंक जब कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है तो वो क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक जो है वो जिंक का मग था, और बाद में क्यों स्टार्ट हुआ था, तो जिंक जो है ना वो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। जिंक कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, और इस तरह से जिंक सल्फेट बनाएगा। कैसे, देखिए ये कॉपर को हटा देगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, और Cu बेचारा उधर जाके क्या करेगा, रोएगा। कोई दिक्कत है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य प्रकृति के बारे में अब हम आप लोगों के लिए लिस्ट लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। गैस का उत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि नेचर में हम लोग 5-6 नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है। नेचर अलग अलग तरह का देखेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में गैसों का उत्सर्जन, आपको ये पता भी चल रहा होगा कि ये NCERT का क्लास 10 का ये केमिस्ट्री है, और ये है चैप्टर 1 से, है ना। इसी तरह से हम लोग NCERT बेस्ड कॉन्सेप्ट लाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में उस बार भी बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था, है ना, इस बार भी आ जाएगा। उस बार भी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाए थे कि नहीं, आप लोग हमको बच्चा समझ के ना उड़ा रहे थे, एग्जाम में आया था, हम आप लोगों को बाद में डांटे भी थे, ठीक है। गैस का उत्सर्जन यानी इमिशन ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, ध्यान दीजिएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब क्या हो गया, ये तनु
वहन नहीं है, ये तनु मतलब जिसमें पानी की मात्रा, यानी कोई भी एसिड में जब पानी मिला देते हैं तो उसको तनु बोलते हैं। ठीक है, तनु में दानेदार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डाइल्यूट, नहीं वही वह अंग्रेजी में डाइल्यूट कहते हैं। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डालते हैं, है ना, इसके बीच रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्यों हम बता रहे हैं कि जब भी कभी अम्ल के साथ कोई मेटल रिएक्ट करेगा, कोई मेटल नहीं, मेटल का एक लिस्ट होता है ना, तो वो भी हम पढ़ाएंगे, धैर्य रखा कीजिए, है ना। जब तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, परख नली में रखे हुए सोडियम क्लोराइड में तनु अम्ल क्या है, लड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि परख नली में जब हम रखने पर होगा, वो रखने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या याद रखना है, बस हाइड्रोजन गैस आपको अच्छे से याद रखना है। रंग में परिवर्तन के लिए ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया भी होते हैं जिसमें पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, नींबू के रस को जब बैगनी रंग वाले, यानी याद रखना है पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, याद रखिएगा, है ना। बैगनी कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये नोट करते चलिए, है ना। और के जलीय विलयन में मिलाए जाने पर बैगनी रंग जो है ना वह धीरे धीरे उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग क्या होता है, वो उड़ जाता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का बैगनी रंग होता है। नारंगी रंग वाले, ध्यान रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। कि अम्लीय विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करने पर विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अब अगर रिएक्शन के साथ उतना समझाएंगे तो रिएक्शन नहीं पूछा था और ना ही पूछेगा, बस ये लाइन आपको याद रखना है। आप इसको थोड़ा सा गूगल करके, अगर आपको समझना ज्यादा है तो थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए गूगल बाबा का। बस ये याद रखना है, नारंगी रंग का पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है और उसमें अम्लीय विलयन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो रंग का, विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। बोले कोई दिक्कत है नहीं। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें अवक्षेपण, जैसे अभी एक एग्जाम्पल आया था, है ना, पहले आया था अवक्षेप, है ना, तो उसको प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन उसमें होता है। मतलब क्या हुआ कि गदरी बैठ जाना, सीधा सीधी जो नहीं चाहते तो वो भी बन के और बगल में बन गया। जैसे कि आप घी बनाना चाहते हैं, नीचे नीचे दाढ़ी डकरी जिसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, काला काला बैठ जाता है, जिसको खाते भी हैं कभी कभी, तो वो बिना बात का बन जाता है। तो उसी तरह से ये हुआ अवक्षेप, प्रिसिपिटेट। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में बनने वाले ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को जब हम लोग डालते हैं तो निचले हिस्से में क्या है, तो यही है हमारा सल्फर, क्या है, सिल्वर क्लोराइड का एक थक्का, यानी जमा हुआ अवक्षेप प्राप्त होता है। ये याद रखना है कि सिल्वर क्लोराइड जो है ना वही अवक्षेप होता है इस रिएक्शन में। कोई दिक्कत है? तो देखिए, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक अच्छा सा कंटेंट होना चाहिए जिसमें धीमी रिएक्शन, रंग, ये वो सब कुछ उसमें मेंशन हो। तो चलिए इस स्लाइड में आप ध्यान दीजिएगा कि ये मेटल हमारे पास इस तरह लिस्ट में दिया हुआ है। ये है के ना का मग एल्युमिनियम, यानी हमारे ट्रिक पे ही है, के ना का मग था एल्युमिनियम का शुरू में। तो याद रखना है आपको कि एक नंबर ये पोटेशियम जो है वह रिएक्ट क्या करेगा, वायलेंटली करेगा, भम भम विस्फोटक रूप से, है ना, वायलेंटली करेगा पोटेशियम, ठीक है ना। देखिए, जब जानते हैं कि ये पोटेशियम है हमारा और ये रिएक्ट करेगा क्या, तो वायलेंटली करेगा, किसके साथ, तो कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, ध्यान देना है, पोटेशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करेगा, यानी भिगोरस नहीं, याद रखना है वायलेंटली, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है ना। जब वही
पोटेशियम किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्ट करेगा वायलेंटली। यानी ये भी बात आपको याद रखना है कि ये दोनों सेम ही होगा। यानी वाटर, कोल्ड वाटर मिला दीजिए या फिर एसिड मिला दीजिए, दोनों एक ही जैसा होगा। पोटेशियम की बात कर रहे हैं। लेकिन जब उसको हवा में छोड़ दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा क्विकली, यानी तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। ये बातें आपको याद रखना है। एयर के साथ, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ करेगा। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ध्यान देना है। सोडियम की अगर बात करें तो ये सोडियम कोल्ड वाटर के साथ क्या करता है, बोलिए जल्दी से, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्विकली, यानी जल्दी से कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप सोडियम में एसिड मिला देंगे ना, तब तो मत पूछिए, रिएक्शन करेगा वायलेंटली। कोई दिक्कत है? और ये बातें आपको याद रखना है, रिएक्ट करेगा धीमे धीमे एयर में। क्यों? सोडियम। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि ये दोनों और ये दोनों किसके लिए जरूरी है, के और ना का। केना में ये दोनों याद रखना है। ये तो किसी भी हाल में आपको ये याद करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, है ना। पीडीएफ आपको जरूर भेज देंगे आज, ठीक है। चलिए, कैल्शियम जो है, अब हमारा कैल्शियम जो है वह रिएक्ट लेस स्ट्रांगली, है ना। याद रखना है, रिएक्ट करेगा लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं, थोड़ा सा कम। ध्यान रखना है, किससे, कोल्ड वाटर से। कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा लेकिन स्ट्रांगली नहीं करेगा। और एसिड अगर कैल्शियम में मिला दीजिएगा तब तो मत पूछिए, ये भी रिएक्ट कर जाएगा विगोरसली। यानी आपको विगोरसली के लिस्ट में आपको ये इतना इतना बात याद रखना है। कौन कौन आपको याद रखना है, के, ना, क और मग, ये सभी एसिड से खपा है और रिएक्ट करता है विगोरसली। लिस्ट बनाते चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, कैल्शियम जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ रीडली, है ना, और ये भी रिएक्शन के साथ रीडली यूज करता है। तो रिएक्ट रीडली आपको याद रखना है, ये दोनों कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा सोच के भी देखना है कि अगर वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत कम, ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम पानी में गया तो वो गल जाएगा, नहीं ना। तो स्लो रिएक्शन करता है और रिएक्ट विथ स्टीम, इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम, रिएक्ट विथ स्टीम कर सकते हैं, रिएक्ट विथ स्टीम उसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? और एल्युमिनियम के साथ भाप उसको क्षति करता है। और रिएक्ट रीडली, आपको ये याद रख लेना है। और ये भी है हमारा रिएक्ट रीडली। तो इस तरह से आपको किसी भी हाल में इसको याद करना होगा। अब नूनू बाबू जैसा तो हम याद करा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत है? उसी तरह से जिंक के बारे में आप इसको देखिए, वेरी स्लो रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ, उसके साथ भी जिंक जो है ना स्लो रिएक्शन करेगा। रिएक्ट लेस स्ट्रांगली, और यह ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ देखिए गोल्ड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आपसे पूछ सकता है कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ देख लीजिए इतना सारा है, ये आप याद कर लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कौन सा एलिमेंट यानी मेटल आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो आप ये देख लीजिए इतना सारा कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। यानी ये टेबल ही आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का उद्देश्य भी हमारा यही था कि रिएक्शन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले अलग अलग एग्जाम में भी जो पूछा जाने का ट्रेंड है बीपीएससी के द्वारा, है ना, उसको हमने इंक्लूड किया है उस कॉन्सेप्ट को, इसीलिए इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। लेवल हाई होगा ही होगा, आप जान रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा नजरअंदाज नहीं करेंगे तो हम पे मेहरबानी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है? मैं कहूंगा कि आप 1 मिनट
ऑप्शन पढ़ने में बर्बाद नहीं कीजिए, आप सीधा सीधी मेरा ट्रिक के ना का मग, और मग था एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के बाद जिंक का था, फिर लोहा का हो गया, फिर एसएन का हो गया, फिर पीबी का हो गया, और पीबी हो गया तो शीशा का लाया था। उसके बाद क्यू क्यू स्टार्ट हो गया घर में। फिर क्या हुआ क्यू क्यू के बाद, कहता है ए जी, नहीं ए जी कहता है ना, फिर क्या कहता है, नहीं पहले क्या कहता है सी यू, और फिर कहता है एच जी, हे जी, फिर कहता है ए जी, अब फिर कहता है कले जी, तो ए यू आई लव यू हो गया। तो ये अंतिम में हो गया ए यू मतलब गोल्ड। अब इस लाइन को जल्दी से लिख लेंगे तो पटाख से सही हो जाएगा। देखिए सोडियम के बाद जिंक है, सोडियम ऊपर में है, जिंक यहाँ है, नीचे होना चाहिए, यानी बढ़ते क्रम में सोडियम जिंक, फिर मग, नहीं होगा ये मग तो ऊपर में है, सोडियम मग जिंक, ये ऑर्डर अच्छा नहीं है। ठीक है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम था, सोडियम के बाद मैग्नीशियम था, फिर जिंक था, उसके नीचे आयरन था। बिल्कुल डी नंबर आंसर आपका सही हो गया। बोलिए मजे मजे आया या नहीं आया, बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देता है, ध्यान रखना है कौन सा विस्थापन। अभी जस्ट रिएक्टिव सीरीज में हम बताए कि ये जो ऊपर वाला है ना वो नीचे वाले को हटाएगा, तो सीरीज याद रहेगा तभी ना इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉपर, कॉपर, सिल्वर और कॉपर, यानी दो ठो देखना है। कॉपर अपने नीचे वाले को कहाँ नहीं याद रखिए, सी यू, तब आपको रिएक्टिविटी सीरीज भी याद नहीं रखना पड़ेगा। सी यू है ना, कॉपर के ऊपर में है ये नहीं होगा, कॉपर के ये नीचे में ये हुआ है ना, सिल्वर के ये ऊपर में है नहीं होगा, कॉपर के ये ऊपर में है रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी नहीं होगा। जो कॉपर विस्थापित करने के लिए चला है तो अपने नीचे वाले को विस्थापित करेगा, इसीलिए यही आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लोहे के भाप के साथ दीर्घकालीन प्रतिक्रिया पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये बताना है आपको। कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है जब कोई लोहा भाप के साथ रिएक्शन करता है, अभी जस्ट बताया हम, है ना। तो कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा, यहां देखिए, जब लोहा क्या करेगा, जल यानी H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 प्राप्त होगा। याद रखना है आपको, Fe3O4 प्राप्त होगा, आपको ये बातें अच्छे से याद रखना। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछा जाएगा, जब तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देता है तो उस पे हरे रंग का परत जम जाता है, और वो हरे रंग का परत कौन होता है। देखिए तांबे को का चमक जब उड़ जाता है और उस पे हरा रंग का कोट हो जाता है तो याद रखना है कि वह क्या है, बेसिक कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, बेसिक है, क्षारीय है, आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये CuS है, यानी सॉलिड है हमारे पास, और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाता है, CuOH का होल 2, और उसके साथ जो बनता है कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर कार्बोनेट बनता है, और वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ये बातें भी आपको याद रखना है। जब कैल्शियम को जल से उपचयित किया जाता है तब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम को जल से उपचयित करने पर क्या होता है, अभी जस्ट हम बताए हैं कि जल से कौन कौन रिएक्ट करेगा और कौन कौन रिएक्शन नहीं करेगा, उससे ही है ना। ध्यान दीजिएगा कि जल से, देखिए कैल्शियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, देखना चाहिए, कैल्शियम जो है वो जल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्या ये बात सही है। देखिए कैल्शियम जो है ना ये क्या है, देखिए कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ वाटर के साथ रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करता है, यानी ये बातें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, नहीं जल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है, जल के साथ कम हिंसक, यानी वही हिंदी हुआ, यानी लेस विगोरसली रिएक्ट करता है, तो ये बातें सही है, आपको ये बातें हमने अभी जस्ट बताया। और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है, ये भी बातें जब विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 3 और 4 आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, और ये 3 और 4 आपका ऑप्शन डी नंबर में था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड दिए हैं क्योंकि उधर कॉन्सेप्ट वो नहीं आया था,
यह मैं आपको इसी तरह से बता दे रहा हूं, ये भी हमारे क्लास का ही पार्ट है एक्सप्लेनेशन। रिएक्शन विथ वाटर जब होगा तो लेस वायलेंट होगा। इन द केस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन गैस बीइंग टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला फ्लोट करने लगता है और जनरेटिंग हाइड्रोजन गैस का बबल्स निकलता है। ये सभी फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। ये केमिस्ट्री है, मैं थोड़ा सा इसको मजेदार बनाना चाहता हूं, बस केमिस्ट्री का लक्षण ही ऐसा है कि आप क्या कहेंगे हैं? जब केमिकल रिएक्शन फॉर कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर इज एज फॉलो, क्या होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में। आपको ये याद रखना होगा, ये भी पूछ लिया जाता है और ये सभी जानते हैं ना। मेटल का आदत ही है जब वो स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, उत्सर्जित होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम कंबाइंस विथ कोल्ड वाटर। ये बातें अभी स्पष्ट रूप से आपको समझा दिए। ये हमारा क्या है? रिएक्शन। तो अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, रिदम में आएंगे तब ना, तो धीरे धीरे एकदम मस्त क्लास चलेगा। उसी तरह अल्कोहलिक मोड में, है ना। और जनरल साइंस में हम लोग इसी तरह से एक दिन साइंस में केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का और आईएनएम का जितना भी कल सिलेबस बताए हैं, जितना कंप्लीट पोर्शन है सभी को हम लोग देखेंगे। तो आप हमारा डेली क्लास जरूर कीजिए। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर सेक्शन का। जीएस का एक ही प्लेलिस्ट है थंबनेल पर, डे 1 डे 2 साइंस, डे 1 डे 2 आईएनएम, डे 1 डे 2 ज्योग्राफी, डे 1 डे 2 करके आपको सब थंबनेल मिल जाएगा। और नहीं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप ज्वाइन करके आप वहां पे भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए आप कैसे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और आपको क्लास कैसा लगा ये भी बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय बाय।